किसी रासायनिक समीकरण को हम किस प्रकार अधिक सूचनापूर्ण बना सकते हैं? विभिन्न तरीके हैं। नंबर 1, किसी रासायनिक समीकरण को हम अधिक सूचनापूर्ण इस प्रकार बना सकते हैं कि उस रासायनिक अभिक्रिया में जितने पदार्थ शामिल हैं उन सभी पदार्थों की भौतिक अवस्थाओं का लिखकर, रासायनिक अभिक्रिया में सम्मिलित सभी पदार्थों की भौतिक अवस्थाओं को दर्शाकर, मतलब जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में सम्मिलित हैं उन सब की भौतिक अवस्थाओं को दर्शा के किस प्रकार से दर्शाएंगे? ठोस के लिए S, जो रासायनिक समीकरण लिखते हैं हम, उस रासायनिक समीकरण में जब पदार्थ का नाम लिखते हैं तो उसके साथ में ब्रैकेट में उसकी भौतिक अवस्था लिख देंगे। अगर वो पदार्थ ठोस है तो S लिखेंगे, तरल अथवा द्रव हो तो हम L लिखेंगे उसके ब्रैकेट में। गैस है यानी गैस है तो हम उसके लिए G लिखेंगे ब्रैकेट में। जलीय विलयन यानी कि पानी में घुला हुआ हो तो हम उसके लिए ब्रैकेट में AQ लिखेंगे। AQ मतलब एक्वस होता है, एक्वस मतलब जलीय विलयन। यदि उत्पाद में गैस उत्पन्न हो रही हो तो उसके लिए G अथवा अपवर्ड एरो यानी कि ऊपर की तरफ तीर का निशान। तलछट बन रहे हो, तलछट यानी अघुलनशील पदार्थ, तो उसके लिए नीचे की तरफ निशान। ये दोनों निशान जो है अपवर्ड एरो और डाउनवर्ड, ये केवल उत्पाद के लिए हैं, अभिकारक में नहीं इनको लिखा जाता, केवल उत्पाद में लिखा जाता है। अब हम उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण हम वही लेंगे जो आपकी एनसीईआरटी में है, क्योंकि आपको वही याद करने हैं, उसके अतिरिक्त उदाहरण करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए एनसीईआरटी का ही उदाहरण लेंगे हम। और एनसीईआरटी में जैसे दे रखा है आयरन, Fe लोहा है, ये लो, और ये ठोस होता है इसलिए ब्रैकेट में S ले। जब इसके को भाप के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है, यानी इसके ऊपर से भाप गुजारी जाती है, ये लोहा जो है लाल तप्त होता है, वैसे नहीं, लाल तप्त लोहा, बिल्कुल लाल गरम लोहा होता है। और उसके साथ लाल तप्त लोहा के ऊपर से स्टीम यानी कि भाप H2O। अब जब ये H2O यानी जल, वैसे तो जल जो है तरल अवस्था में होता है, लेकिन ये भाप के रूप में है, और भाप है तो क्या होगा? गैसीय अवस्था होगी। हम इसको G से प्रदर्शित करेंगे क्योंकि अवस्था क्या है? गैसीय है, गैसीय अवस्था है। इस करके लाल तप्त लोहा, और ये क्या है? भाप है। ये देखिए जल की 3 अवस्थाएं होती हैं, आपको पता है, ठोस यानी बर्फ, तरल यानी कि जल, और गैसीय यानी कि भाप या फिर वाष्प। सूत्र तीनों के लिए H2O ही रहेगा और कुछ नहीं। लेकिन यहाँ पर अगर हम सीधा H2O लिख दें तो हमें ये नहीं पता लगेगा ये ठोस है यानी बर्फ है, या तरल है, या फिर गैसीय अवस्था है। इसलिए उसको सूचना हमें मिल जाएगी यहाँ से। जैसे G लिख दिया तो हमें सूचना मिल गई, अधिक हमें जानकारी प्राप्त हो गई कि ये गैसीय अवस्था में है, यानी कि ये भाप है।
जब इसको भाप इसके ऊपर से गुजारी जाती है तो बनता है Fe3O4 आयरन 2,3 ऑक्साइड। इसका नाम है, यही लिखा जाएगा, आयरन 2,3 ऑक्साइड। और साथ में हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। अब ये आयरन ऑक्साइड जो है ये क्या होता है, ठोस होता है। और हाइड्रोजन कैसी होती है, गैसीय। तो ठोस के लिए हम क्या लिख देंगे, S, और गैसीय के लिए या तो आप अपवर्ड एरो लिखिए या फिर G लिखिए, आपकी मर्जी है। तो इससे देखिए, अगर ये Fe, H2O, Fe3O4 सिर्फ H2 ये लिखा होता और ये नहीं होती तो हमें ये पता नहीं लगता कि कौन सा इसमें ठोस है, कौन सा तरल है, कौन सा गैस है। इसलिए ये अधिक सूचनापूर्ण हो गई। और एक उदाहरण ले लेते हैं हम। ये उदाहरण यहाँ नहीं लेकिन आगे आपके सिलेबस में ही है, तलछट का यानी अघुलनशील पदार्थ का। हम लेते हैं Na2SO4, ये जल में घुलनशील है, जल में घुला हुआ है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, एक्वस, प्लस बेरियम क्लोराइड, और इन दोनों की अभिक्रिया करके बनता है NaCl। सोडियम क्लोराइड आपको पता है ये नमक होता है, और साथ में बनता है बेरियम सल्फेट। अब ये पदार्थ बना, इनसे देखो आपको नहीं पता लग रहा कि इसमें कौन सा ठोस है, कौन सा तरल है, कौन सा गैसीय है, तो इससे ये सूचना प्राप्त नहीं हो रही है। तो इसको अधिक सूचनापूर्ण कैसे बना सकते हैं कि जिस अवस्था में ये हैं वो लिख दीजिए। अब आपके प्रश्न ये आ सकता है दिमाग में कि ये किस अवस्था में है, हमें किस प्रकार पता चलेगा। बेटा ये प्रैक्टिकल चीज़ है, ये आपको जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तब रासायनिक अभिक्रिया यानी करवाते हैं तब हमें इस चीज़ का पता लगता है। जिस रूप में वो मिलता है हम वही करते हैं। यहाँ समीकरण से कुछ नहीं पता लगता है। हाँ, जैसे अब ये है, ये हमने एक्वस लिया यानी पानी में घुलनशील। आपको पता है सोडियम क्लोराइड बनेगा, नमक आपने सबने देख रखा है क्या होता है, ठोस होता है। लेकिन ये सब पानी में घुल लिए हुए हैं तो नमक भी क्या होगा, पानी में ही घुलनशील होगा। हम इस तरह से आइडिया लगा सकते हैं। तो ये भी इसका एक्वस सॉल्यूशन है। और ये जो बेरियम सल्फेट बनता है ये पानी में घुलनशील नहीं होता, इसके तलछट बनते हैं, प्रेसिपिटेट बनते हैं। इसलिए इसको हम क्या करेंगे, डाउनवर्ड, नीचे की तरफ, क्योंकि ये नीचे बैठ जाएंगे। तो ये हमें सूचना प्राप्त होती है इससे। तो पहली बात हो गई, किसी समीकरण को हम अधिक सूचनापूर्ण कैसे बना सकते हैं कि जो पदार्थ उसमें शामिल हैं उन सभी पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं को निरूपित करके हम उसको अधिक सूचनापूर्ण बना सकते हैं। और साथ में आपको बताना पड़ेगा कि ठोस के लिए हमें ऐसे लिखना है, तरल या द्रव के लिए L, गैसीय अवस्था के लिए G, जलीय विलयन के लिए AQ, और उत्पाद में यदि गैस उत्पन्न हो रही है तो हम G अथवा अपवर्ड एरो कर सकते हैं। और तलछट यानी कि अघुलनशील ठोस पदार्थ बन रहे हैं तो हम उसको डाउनवर्ड, नीचे की ओर तीर का निशान लगा के उसको निरूपित कर सकते हैं। इसके बाद हम इसको कैसे निरूपित कर सकते हैं और अधिक सूचनापूर्ण बनाने के लिए नंबर 2 पॉइंट क्या है, रासायनिक समीकरण में आवश्यक शर्तों को लिखकर या निरूपित करके जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उस रासायनिक अभिक्रिया को करवाने के लिए बहुत सारी आवश्यक शर्तें होती हैं। उन आवश्यक शर्तों को यहाँ पर लिखकर हम उसे सूचनापूर्ण बना सकते हैं। किस प्रकार से, जैसे मान लिया हमारे पास है पोटेशियम क्लोरेट KClO3,
इसका नाम क्या है? पोटेशियम क्लोरेट। अगर हम इसको गर्म कर दें, गर्म करने का एक ये सिंबल, छोटा सा त्रिभुज, इसको डेल्टा कहते हैं। इसका अर्थ है कि इसको गर्म किया जा रहा है और ये ठोस है। भौतिक अवस्था भी बता दी और ये आवश्यक शर्त इसके लिए बता दी कि इसको जो है गर्म करना पड़ेगा। तो ये पोटेशियम क्लोराइड KCl, नाम क्या है? पोटेशियम क्लोराइड, और ठोस होता है, प्लस ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन आपको पता है गैस होती है। ये दर्शाकर हमने आवश्यक शर्त दर्शा दी, भौतिक अवस्थाएं भी लिख दी। तो इससे पता लग गया, ये अधिक सूचना पूर्ण हो गई, इससे हमें और अधिक जानकारी प्राप्त हो गई। इसी तरह से यदि हम कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, कौन सी गैस है ये? देखो CO2 लगा दें तो कार्बन डाइऑक्साइड, और अब क्या है ये? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। तो गैस है जी कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्लस हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन का नाम लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपको सबको ही पता है। जब इन दोनों की हम रासायनिक अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें मिथाइल अल्कोहल प्राप्त होता है, लेकिन दोनों को सीधा मिलाने से कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती। इसमें क्या है? हमें इसके ऊपर दबाव डालना पड़ता है, 340 वायुमंडलीय दबाव। ATM का मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 340 ATM यानी 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी 340 गुना वायुमंडलीय दबाव का। जो हमारे पास हवा है, इस हवा का दबाव हमारे शरीर पर क्या है? 1 वायुमंडलीय दबाव है, 1 ATM है। इसका 340 गुना दबाव अगर हम, कहने का मतलब ये गैस और ये गैस दोनों को एक बर्तन में लेके पिस्टन से उसको दबाएंगे तो बनेगा क्या? मिथाइल अल्कोहल CH3OH, और ये तरल अवस्था में होता है। क्या बनेगा? इसको हम दो नाम दे सकते हैं, एक मेथाइल अल्कोहल या मेथिल अल्कोहल भी बोल देते हैं। मेथाइल अल्कोहल बोला ऐसे जाएगा, लेकिन अल्कोहल, कई बार किताबों में मेथिल अल्कोहल लिखा होता है, या इसका नाम है मेथेनॉल। ये मेथेनॉल नाम जरूर याद कीजिएगा, ये आगे सिलेबस में आपके आएगा। तो ये आवश्यक शर्त है इसकी। एक रासायनिक अभिक्रिया और जो सभी को पता भी होनी चाहिए, प्रकाश संश्लेषण की। आपको पता है उस प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक शर्त क्या है? सूर्य का प्रकाश होना चाहिए, उसकी उपस्थिति में होती है। सूर्य के प्रकाश के बिना प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया हो ही नहीं सकती। इसके अतिरिक्त उसमें क्लोरोफिल होना चाहिए, क्लोरोफिल की उपस्थिति में होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, पौधे जो है सूर्य के प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या ग्रहण करते हैं? जल। और इससे क्या बनता है? C6H12O6 प्लस क्या निकलती है? ऑक्सीजन। और वास्तव में ये रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? अगर इसको संतुलित करें तो हर एक उसमें जल भी निकलता है। अब इसको संतुलित करें तो ये 6, ये 12 और ये 6 और ये 6 जल के अणु निकलते हैं। संतुलित इन सबको भी करना है। अगर हम इसको संतुलित करें तो क्या बनेगा? इसको 2 से मैंने पीछे आपको सिखाया था, अब आप गिन के देख लीजिए, बराबर है।
तो सभी को संतुलित करना आना चाहिए। ये यहाँ पे 2 से गुणा कर दो, हो गया। देखो, एक कार्बन, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन, तो ये भी संतुलित हो गई। अब आप देखिए इसको अधिक सूचनापूर्ण कैसे बना सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है गैसीय अवस्था में होती है, जल जो है आपको पता है तरल अवस्था में L, ये C6H12O6 ये जो है जब उत्पन्न होता है तो ये पानी में घुला हुआ होता है, घुलनशील बनता है, जलीय विलयन होता है। ऑक्सीजन भी जलीय विलयन के जल के रूप में घुली होती है। और आपको पता है वैसे ऑक्सीजन को हम क्या लगाते हैं, गैसीय अवस्था लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे ये गैस के रूप में नहीं है, ये जल में घुली हुई है, इसलिए हमें ये एक सूचना प्राप्त हो गई यहाँ से इन सभी की। इसके अतिरिक्त ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है, सूर्य का प्रकाश। और ये रासायनिक अभिक्रिया के लिए आवश्यक शर्त एक और है, क्या होना चाहिए, क्लोरोफिल होना चाहिए। एक आवश्यक शर्त यह भी है कि क्लोरोफिल की उपस्थिति होनी चाहिए, तब ये रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो देखिए इस रासायनिक समीकरण में आवश्यक शर्तें लिख के, 2 आवश्यक शर्तें हैं ये। इससे पिछला पॉइंट था कि उसकी भौतिक अवस्था लिख के, ये हो गया। एक पॉइंट और लेंगे हम, ऊष्मा क्षेपी ऊष्माक्षेपी वो होती हैं जिसमें ऊष्मा बाहर निकले, और अथवा ऊष्मा शोषी। दर्शाकर मतलब रासायनिक अभिक्रिया 2 प्रकार की होती हैं जितनी भी हैं। एक वो जिसमें ऊष्मा ग्रहण होती है, उसको हम ऊष्मा शोषी बोलते हैं। एक ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें से ऊष्मा बाहर निकलती है, उनको ऊष्माक्षेपी बोलते हैं। तो ये भी दर्शाकर हम उसको अधिक सूचनापूर्ण बना सकते हैं कि इस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा बाहर निकल रही है, इस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा ग्रहण हो रही है। इसका उदाहरण आपके एनसीईआरटी में यहाँ नहीं दे रखा, लेकिन अगर ये प्रश्न आता है तो आप इस पॉइंट को भी जरूर लिखिएगा, आपके मार्क्स बिल्कुल नहीं कटेंगे। जैसे बिल्कुल साधारण सी रासायनिक अभिक्रिया, कार्बन आपको पता है ठोस अवस्था में होती है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलती है। जलना, जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ज्वलन होता है, सभी ऊष्माक्षेपी, सभी में ऊष्मा बाहर निकलती है। जलेगी तो क्या उत्पन्न होगा, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, गैस होती है, प्लस ऊष्मा, यानी ये ऊष्माक्षेपी होगी। अगर ऊष्माक्षेपी है तो यहाँ पे प्लस ऊष्मा लिखा होगा, यानी कि ऊष्मा बाहर निकल रही है। अगर ऊष्मा शोषी है, यानी जिसमें अंदर जा रही है ऊष्मा, तो यहाँ पर माइनस होगा, या फिर अभिकारक के अंदर ऊष्मा को प्लस किया हुआ होगा। जैसे नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, आपको पता है नाइट्रोजन भी ठोस होती है, तो हम क्या लिखेंगे, S। ये मैं गलत बोल गया, नाइट्रोजन गैसीय होती है इसलिए G लिखेंगे, और ऑक्सीजन भी क्या होती है, गैस होती है, इसलिए G लिखेंगे। दोनों मिलके बनाएंगे नाइट्रिक ऑक्साइड NO, ये भी गैस होती है, और इसमें ऊष्मा ग्रहण होती है, इसलिए माइनस ऊष्मा। इस अभिक्रिया को हम या तो इस तरह से लिखेंगे या फिर इधर प्लस लगा के लिखेंगे, मतलब या फिर इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, N2 गैसीय अवस्था, ऑक्सीजन गैसीय अवस्था प्लस ऊष्मा, और इससे हमें मिलता है ये। दोनों में से ज़्यादातर इस तरह से लिखी जाती है, लेकिन ये भी हो सकती है। तो ये ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी, इससे भी हमें ये पता लग जाता है, क्योंकि हमें तो सूचना प्राप्त होनी चाहिए, और सूचना का मतलब कि उसमें क्या क्या है। तो 3 पॉइंट हमने इस प्रश्न के बनाए, वो तीनों पॉइंट क्या क्या बनाए, वो 3 पॉइंट बनाए। सबसे पहला पॉइंट बनाया
कि उसकी भौतिक अवस्थाओं को दर्शा के। दूसरा पॉइंट हमने बनाया कि उस समीकरण में आवश्यक शर्तों को दर्शा के। और तीसरा पॉइंट हमने बनाया कि वो ऊष्माशोषी है अथवा ऊष्माक्षेपी है। तो ये सभी उदाहरण की जरूरत नहीं है, इतने इतने रासायनिक विक्रियाएं। वैसे ये आपको सारी याद हो जाएंगी, सारी सिलेबस में है आगे पीछे। आप हर एक में जो है, हर एक पॉइंट में एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण दे दीजिए। इसमें दो देने पड़ेंगे क्योंकि एक ऊष्माक्षेपी का और एक ऊष्माशोषी का। बाकियों में एक एक उदाहरण दे सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। हमारे सिलेबस में जैसे अभी बात की, ऊष्मा के आधार पर तो दो प्रकार की होगी, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। ऊष्माक्षेपी कौन सी होती हैं? ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा बाहर निकलती है, कुल ऊष्मा जो है बाहर निकलती है, उन्हें हम ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। पाठ के अंत में हम दोबारा इसको कर लेंगे। और इसी तरह ऊष्माशोषी यानी जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में नेट अमाउंट में, कुल मात्रा में ऊष्मा ग्रहण होती है, उन्हें हम ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। अब जो मुख्य 5 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं हमारे सिलेबस के अंदर हैं वो देखिए। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। आपको एक बात की गारंटी देता हूं बेटा मैं, जो चीज आपको यहां पर बोर्ड पे कराई जाती है या कोई बोल के मेरे लेक्चर के अंदर जो है, आप एक भी चीज मत छोड़ना। मैं आज ही लिख देता हूं, कोई एक भी प्रश्न आपको इनसे बाहर नहीं मिलेगा। और इसके अलावा जिन बच्चों ने आगे साइंस लेनी है उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। लेकिन जिन्होंने साइंस लेनी है वो कुछ इंग्लिश के शब्दों का साथ के साथ वो करें, पूछ लीजिए कि इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं। जैसे 5 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, तो मैं 5 के नाम लिख देता हूं। जिन्होंने इंग्लिश मीडियम लेना है वो अच्छी तरह से इस बात को नोट कर लें कि हर शब्द को इंग्लिश में ज़रूर उनको पता होना चाहिए, नहीं तो बाद में बहुत दिक्कत आती है। और इसलिए, और बोर्ड के लिए मैं आपको निश्चित तौर पे बता देता हूं कि आपको जो है पूरा का पूरा लेक्चर अच्छी तरह से कर लीजिए और इसके ही नोट्स बना लीजिए। कोई पॉइंट रहे ना तो आपका एक भी प्रश्न बोर्ड के पेपर में ऐसा नहीं होगा। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूं कि मैंने एक ऐप बनाया है, धीरे धीरे उसमें आपका सारा मटेरियल, जिस तरह का बोर्ड स्टाइल का पेपर आएगा, जैसा भी होगा वो सारा उसके अंदर डाल दिया जाएगा। इसलिए उस ऐप को भी आप डाउनलोड कर लीजिए। टाइम टू टाइम उसके अंदर कुछ दिनों के बाद आपको बहुत सारा मटेरियल मिलने वाला है। और अलोंग विद दिस, ये आज की जो वीडियो है या जो बनी है, ये हमारा तीसरा लेक्चर है, ये भी उसके अंदर सभी वीडियो भी मिलेंगी आपको, वैसे प्रश्न भी मिलेंगे, टेस्ट पेपर भी मिलेंगे, सारी चीज़ें मिलेंगी उसके अंदर। लेकिन उसमें थोड़ा सा समय लगेगा और ध्यान से पढ़िए, कहने का मेरा भाव ये है। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। 1, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया स्पेशली उन बच्चों के लिए जिन्होंने इंग्लिश आगे जो है साइंस लेनी है। मैं साथ के साथ अब से इसमें इंग्लिश के शब्दों का प्रयोग भी करता रहूँगा। संयोजन अभिक्रिया यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नंबर 2, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया। संयोजन का मतलब होता है कंबाइन करना, जुड़ना, कॉम्बिनेशन। वियोजन इसका विपरीत होता है, उल्टा, टूटना, यानी कि डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन। तीसरा, विस्थापन अभिक्रिया।
विस्थापन अभिक्रिया, यानी एक को हटा के दूसरा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चौथा, द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पांचवी, उपचयन अपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया। ये 5 अभिक्रियाएं हमारे सिलेबस में हैं, यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। इसको हम रिडॉक्स रिएक्शन भी बोल देते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। ये 5 मुख्य प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं हैं हमारे सिलेबस में। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, उपचयन अपचयन अभिक्रिया, यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। लेक्चर को देख के बाद में आप इस नोटबुक पे अपने नोट्स बना लीजिएगा। अब एक एक करके हम करते हैं। आज हम संयोजन अभिक्रिया करेंगे और कल हम इन बाकी चारों को करेंगे, लेकिन इसी के साथ पाठ नहीं पूरा होगा क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे उदाहरण हैं, वो भी साथ में करने पड़ेंगे। तो संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से ज्यादा पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, उन सभी रासायनिक अभिक्रियाओं को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, समझिए आराम से, कोई भी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हमने 2, 3 या 4 मतलब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिलाया और मिलाने से क्या बन गया, एक पदार्थ बना, इसका मतलब वो सभी जुड़ गए ना, इसलिए इसका नाम क्या है, संयोजन। वो सभी क्या हो गए, संयोजित हो गए। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, उस रासायनिक अभिक्रिया को हम संयोजन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। लिख लीजिए, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया कहते हैं। ये तो बेटा इसकी डेफिनेशन हो गई।
जब भी पूछा जाए तो सिर्फ डेफिनेशन से बात नहीं बनेगी, इसके साथ उदाहरण भी देना पड़ेगा। और उदाहरण के लिए हम बात करते हैं, अभी हमने जो कि उसी में से हम पहले उदाहरण ले लेते हैं कि हमने क्या लिया। देखिए, हमने कार्बन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया करवाई, तो उसमें क्या मिला था, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप देखिए ना, कार्बन अभिक्रिया करता है किससे, ऑक्सीजन से, यानी अभिक्रिया का मतलब जलता है। कार्बन ऑक्सीजन में जलता है तो क्या उत्पन्न होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। दो मिलके एक बन गया। आप सबके घर में एलपीजी का सिलेंडर है, रसोई के अंदर आप उसको जलाते हैं और ऊष्मा उत्पन्न होती है। आपने कभी सोचा उसमें कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है? जो एलपीजी गैस है उसमें मुख्यतः C4H10 यानी ब्यूटेन, ये गैस होती है, मुख्यतः ये गैस होती है। और जलने का मतलब है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलना होता है, यानी ऑक्सीजन के साथ बहुत तेज रासायनिक अभिक्रिया होती है जलने में। तो ऑक्सीजन के साथ बहुत तेज रासायनिक अभिक्रिया यानी ऑक्सीजन से अभिक्रिया। जब भी आपको किसी भी पदार्थ के लिए ज्वलन की बात की जाए तो आप समझ लीजिए कि उसकी ऑक्सीजन से अभिक्रिया होगी। और आपको पता है क्या बनता है? देखो, इसमें जब भी कोई चीज़ जलती है ऊष्मा तो उत्पन्न होती है, तो ये सारी ऊष्मा अक्षेपी तो हैं। घर में भी किचन में एलपीजी क्यों जलाते हैं हम? इसलिए कि उसमें ऊष्मा उत्पन्न हो। लेकिन उसके साथ उसमें कौन कौन सी गैसें उत्पन्न होती है? एक तो होती है कार्बन डाइऑक्साइड, एक निकलते हैं जलवाष्प, और दूसरे निकलती है ऊष्मा। अब आप कहेंगे जी कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलती होगी, ये तो बात ठीक। जल कैसे निकलता? वहाँ तो पानी नहीं है बेटा। जल के वाष्प होते हैं, भाप के रूप में निकलते हैं और बहुत कम होते हैं, इसलिए हमें पता नहीं लगता। लेकिन पता लगाने का बहुत आसान सा तरीका है। तरीका यह है, आप नीचे एलपीजी को जला लीजिए, ऊपर एक प्लेट रखो, प्लेट के ऊपर बर्फ रख दो, और आप देखेंगे प्लेट के नीचे की साइड जल वाष्प आ गए। क्यों ऊपर बर्फ हमने इसलिए रखी कि जैसे ही जलता है तो जो भाप होगी, भाप दिखाई नहीं देती, उसको ठंडा करेंगे तो पानी में बदलेगी। और ठंडा करने के लिए हमने प्लेट के ऊपर क्या रख दिया, बर्फ रख दी, ताकि वो वाष्प भाप जो है उस ठंडी प्लेट के संपर्क में आए और पानी में बदल जाए। तो हमें पता लगता है कि पानी भी उत्पन्न होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। और आप सभी ने इन रासायनिक अभिक्रियाओं को खुद संतुलित करना है, जो इसमें आपके सामने लिखी हुई हैं, खुद संतुलित करना है। इसके अलावा और रासायनिक अभिक्रिया संयोजन में जो आपके सिलेबस में है, चूना, आपने देखा होगा, चूना सफ़ेदी जिसको बोलते हैं, चूना, क्विक लाइन इंग्लिश में बोलते हैं इसको, क्विक लाइन। इसको जब पानी में घोला जाता है, बहुत सारे बच्चों को इस बात का एक्सपीरियंस होगा कि जब भी पानी में चूने को घोला जाता है तो बहुत ऊष्मा उत्पन्न होती है उसमें। अगर हाथ थोड़ी देर तक अंदर रख दें, हाथ से ऐसे घोल दें तो हाथ जल सकता है, इतनी ऊष्मा उत्पन्न होती है। और बनता क्या है, सफ़ेदी वाइट वाश जो आप करते हैं, दीवारों पर किया जाता है उसको, वो बनता है। और इसको हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये इसका नेम है। नेम लिखे चाहे हिंदी में जाएं, लेकिन नेम एक ही होते हैं। इंग्लिश में भी इसको यही बोलेंगे, दूसरा नाम नहीं। हाँ, इसको वैसे अपनी भाषा में स्लेक्ट लाइन भी बोलते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन स्लेक्ट लाइन इंग्लिश में ये बोलते हैं, स्लेक्ट लाइन। और लाइम वाटर भी कह देते हैं, यानी चूने का जल। ये रासायनिक अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया है। इसके अलावा एक संयोजन अभिक्रिया और करते हैं हम, और वो है, यहाँ पे लिख देता हूँ, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ विद्युत धारा गुजारी जाती है, विद्युत, तो जल बनता है। और ये जल आपको बता देता हूँ गैसीय अवस्था में होता है उस टाइम पे, और इसको भी आपने संतुलित करना है।
आज के लिए बच्चों इतना ही काफ़ी। घर पर रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें और भगवान आपको अच्छी अच्छी सफलताएं दें। धन्यवाद।